तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, क्षमा कीजिएगा। दोस्तों हमारी आज की कहानियां बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप इसे एक बार जरूर सुने। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सभी को वहीं मिलूंगा। साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। बाकी दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे इतना ही कहूंगा कि जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आर्या पटेल है। मैं नेपाल का रहने वाला हूं और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों मेरे साथ जो घटना घटी है उसको बीते करीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं। वह कुछ ऐसा था कि मैं और मेरे 4 दोस्त मेला घूमने जा रहे थे। हमने मेले में जाकर खूब मौज मस्ती की। वैसे हम सभी दोस्तों का यह प्लान था कि हम रात के तकरीबन 10 बजे तक घर चले जाएंगे। उस वक्त हम मेले में सामान भी ले रहे थे कि तभी मेरे दोस्त के फोन पर फोन आया। वो फोन उसके पिताजी का था। उसने फोन उठाया तो उसके पिताजी ने कहा कि तुम लोग जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। फोन रखते ही हमने अपने दोस्त की तरफ देखा, तब जाकर उसने हमें सारी बात बताई। इसके बाद हम सभी ने उससे कहा कि ठीक है तू घर चले जा, हम कल दोबारा यहाँ फिर से घूमने आएंगे। दोस्त ने कहा ठीक है। उस वक्त उसके साथ उसका भाई भी हमारे साथ आया हुआ था तो वो दोनों ही घर की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद हम 3 लोग ही बचे थे। फिर मैंने अपने 3 दोस्तों से कहा कि हम लोग 10 बजे ही घर चलेंगे। हमें तो मेले में घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। वहां की चकाचौंध में हम इतना मग्न हो चुके थे कि हमें कुछ भी मालूम नहीं चला। बहरहाल जैसे ही मैंने अपना फोन देखा तो उस वक्त रात के तकरीबन 12:25 हो रहे थे। मैंने तुरंत अपने सभी दोस्तों से कहा कि हमें काफी रात हो चुकी है, अब हमें घर निकलना चाहिए। मेरी बात सुनते ही हम सब के सब तुरंत घर के लिए निकल गए। उस दिन हमें डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि मेले के दिनों में रात के 12 बजे क्या सुबह के 6 बजे तक ऑटो चलते थे। हम लोग ऑटो का इंतजार करने लगे कि तभी थोड़ी देर बाद एक ऑटो वाला हमारे सामने से गुजर रहा था। मैंने तुरंत उसे रोक दिया। उस ऑटो चालक ने हमें पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने जवाब दिया कि हमें ड्राई पोर्ट जाना है। उसने कहा ठीक है बैठो। इसके बाद हम तीनों उस ऑटो में बैठ गए। दोस्तों सच कहूं तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात तो ये थी कि जब वो ऑटो चालक ऑटो चलाने लगा तो मेरी नजर उस पर पड़ी। मैं तो एकदम चौंक गया था। मैंने देखा कि ऑटो वाले शीशे में उस ऑटो चालक का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो तुरंत सोचने लगा कि हो ना हो ये कोई ऊपरी शक्ति है। मैंने चुपके से अपने एक दोस्त को बताया। वो तो ये सब देखकर बिल्कुल डर गया था। मैं सोचने लगा कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है कि तभी अचानक वो ऑटो वाला अपने असली रूप में आ गया था। वो हमसे बोलने लगा कि तुम लोगों के पास जो सामान है यानी माला और मिठाई उसे फेंक दो, तभी मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दोस्तों इतना सुनते ही मेरे एक दोस्त तो तुरंत ही सामान फेंकने लगा। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि ये क्या कर रहा है, तू ये सामान मत फेंक, वो हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वो मिठाई प्रसाद के रूप में है और ये फूल की माला माता जी की थी। इस माला में टीका भी लगा हुआ है। मैंने तुरंत अपनी माला निकालकर उस ऑटो चालक के ऊपर फेंक दी। माला के उसके ऊपर गिरते ही वो ऑटो चालक एकदम बेहताशा हो गया। उसने तुरंत ऑटो रोका और तुरंत ही बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। मैंने तुरंत अपने घर पर फोन किया और घर वालों को सारी बात बताई। फोन पर मेरे घर वालों ने कहा कि तुम लोग जहां कहीं भी हो बस वहीं पर रहना, हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद मेरा बड़ा भाई आया और वो मुझे और मेरे बाकी दोस्तों को लेकर घर पर पहुंच गया। उस वक्त रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए सभी मेरे ही घर पर सो गए। अगली सुबह जब हम सब उठे तो बाकी सभी दोस्तों को बुखार आ चुका था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक था। और तो और धीरे धीरे मेरे सभी दोस्त भी ठीक हो गए। पर एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आखिर वो था कौन। माला के डालते ही उसने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी आर्या पटेल की कहानी। दोस्तों समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आया और तो और ये कहानी भी
मेरे लिए भी उतनी ही नहीं है जितनी कि आपके लिए। अगर आप में से किसी को कुछ भी इस बारे में मालूम है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी तब तक ले चलता हूं आपको हमारी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम है। यह उन दिनों की बात है जब मेरे चाचा करीबन 15 साल के रहे होंगे। और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे चाचा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरे चाचा जी ने बताया था कि एक बार यूपी में वो महुआ बिन यानी कंटेनर उसका सीजन चल रहा था, तो वो रात के 3 बजे उठकर वहां गए जहां महुआ को कंटेनर में भरते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर 2 या 3 लड़के अपना सर झुका करके महुआ कंटेनर में भर रहे थे। तो ठीक मेरे चाचा ने उन्हें आवाज लगाई और उनसे रुकने को कहा। चाचा के चिल्लाते ही वो तुरंत वहां से भागने लगे। इसके बाद मेरे चाचा जी ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब सुनसान रोड आ गई तो उन्होंने देखा कि वो भाग तो रहे थे, लेकिन दोस्तों उनके पैर जमीन पर नहीं थे। ये सब देखकर मेरे चाचा जी बहुत डर गए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो तब भी उनके पीछे भागे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हीं के पीछे से अचानक से एक लड़की चिल्लाती हुई आ रही थी। चाचा जी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसने हाथ से रुकने के लिए चाचा जी को इशारा किया। न जाने क्यों पर उस वक्त तभी चाचा जी के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को अपने घर पर पाया। उन्होंने सोचा कि मैं तो वहां रोड पर गिर गया था, आखिरकार यहाँ कैसे आया। तब जाकर घर वालों ने उन्हें बताया कि उन्हें यहाँ कोई छोड़कर गया है। दोस्तों, इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और तभी से उन्होंने ये ठान लिया कि कभी भी देर रात वो बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सत्यम की कहानी। कुछ कहानियां बड़ी ही घुमावदार होती हैं। उन्होंने रास्ते में जो कुछ भी देखा और ठीक उसके बाद ही वो पीछे से चिल्लाती हुई औरत कौन थी, आखिरकार इनका क्या कनेक्शन होगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन कहानी सुनकर ये लग रहा है कि हो ना हो वो उसकी मदद के लिए ही आई थी। बाकी आपको जो ठीक लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं ले चलता हूं आपको तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। मैं बिहार छपरा जिला का निवासी हूं, लेकिन फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं। और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे भाई के साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मौसी जी की शादी हुई थी। उस वक्त मैं अपने नानी के घर गया हुआ था और तो और हमारे घर से सभी के सभी उनकी शादी में शामिल होने के लिए गए हुए थे। उन दिनों वहां काफी कोहरा था, जिसकी वजह से वहां के रास्ते भी साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। वहां पर नानी के घर पर खाना बनाने के लिए दूसरे गांव से 2 औरतें आती थी। वो सुबह आती थी और शाम को चली जाती थी। एक दिन की बात थी, उन्हें घर जाने में थोड़ा लेट हो गई। रात के करीब 10 बज चुके थे। मैं उस वक्त वहीं पर कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी मेरी नानी ने मुझसे कहा कि उन दोनों आंटी को उनके घर छोड़कर आ जाओ। वो दोनों ही औरतें हैं और इस वक्त अकेली भी हैं, खतरे का डर रहता है। नानी की बात सुनकर मेरे नाना जी ने उन्हें घर जाने से मना कर दिया। कहा कि आज की रात यहीं पर रुक जाओ, कल अपने घर चले जाना। लेकिन दोस्तों, आंटी का बच्चा घर पर अकेला ही था, तो उनका घर जाना भी जरूरी था। दोस्तों, मेरी नानी के घर के पीछे एक जंगल है, चारों तरफ सुनसान था। तो मैंने भी अपने 3 भाइयों को साथ लिया। फिर हम 4 लोग उनके पीछे पीछे जा रहे थे और वो आंटी ठीक हमारे आगे चल रही थी। हम लोग चलते चलते थोड़ा दूर आ गए तो मैं सोचने लगा कि अब हम अकेले वापस घर कैसे जाएंगे। मैंने तुरंत आंटी से कहा कि हम यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे हैं और आप अपने घर की ओर जाओ। परंतु आंटी ने कहा कि बस थोड़ा ही दूर है, अब यहाँ तक आए हो तो घर तक ही चलो, हम तो औरतें हैं, इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे। दोस्तों, हमें मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। चलते चलते हम अपनी नानी के घर से काफी दूर आ गए थे। मेरी नजर उन औरतों पर पड़ी। वो अपने हाथ में लहसुन लेकर कुछ कर रही थी। मैंने ध्यान से देखा तो वो शिवजी का नाम भी ले रही थी। दोस्तों, मुझे तो शक हुआ कि जरूर कुछ तो है, तभी तो वो इतना ज्यादा डर रही थी। पर मैंने कुछ बोला नहीं, बस हम चलते गए। आगे जाकर हमने देखा कि किसी की बारात आई हुई थी और ठीक उन लोगों का घर भी वहीं कहीं आसपास था। शायद उनका घर आ चुका था। उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, यहाँ से हम चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहां काफी अंधेरा था
साथ ही जंगल का रास्ता था। हमें तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे आने की हिम्मत जुटाई। मैंने तुरंत अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दिया। हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि मेरे फ़ोन का नेटवर्क चला गया, जिसकी वजह से हनुमान चालीसा भी बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर जो एक पेड़ था उसके ऊपर कोई सफ़ेद कपड़े पहने बैठा हुआ था। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे भाइयों ने भी उसे देखा था। ये सब देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। हम लोग तुरंत ही वहाँ से भागने लगे, लेकिन रास्ता साफ ना दिखाई देने की वजह से हम लोग अपने घर का रास्ता भटक गए। पर दोस्तों, हमारे साथ आगे जो कुछ भी हुआ इसके बारे में सोचकर मैं आज भी बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मेरा भाई वरुण फिसल कर गिर गया था। ना चाहते हुए भी हमें वहाँ पर रुकना पड़ा। शायद वहाँ और कोई भी था जो कि हमारा पीछा कर रहा था। हम लोग भागते भागते जैसे तैसे अपने घर पहुँचे। हमने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। और तो और घर आकर हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि हमने उस बात को मजाक में ले लिया था। लेकिन दोस्तों, उस रात जो हुआ, मेरा भाई वरुण रात के 2 बजे अपने आप ही घर के पीछे वाले खेतों में चला गया था। अगली सुबह जब वो हमें खेतों में मिला तो उसके शरीर पर घाव के निशान थे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कैसे उस खेत पर चला गया। तब जाकर कहीं हमें घर वालों को सारी बात बतानी पड़ी। फिलहाल उस वक्त घर वालों ने नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि घर में शादी का माहौल था। हम सब भाई सभी साथ में सोते थे। मैंने देखा कि एक दिन रात को 2 बजे वो बेड पर बैठा हुआ था। वो बड़े ही अजीब तरीके से हिल रहा था और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। उसे देखकर मुझे डर लगने लगा। मैं तुरंत ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि डर की वजह से मेरे मुंह से ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। जब मेरी सहने की शक्ति खत्म हो गई तो मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ से सब लोग वहाँ पर आ गए। सब लोग जब कमरे में पहुँचे तो मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा भाई अभी भी बेड पर बैठकर अजीब तरीके से हिल रहा था। इसके बाद हम सबने किसी भी तरह सुबह होने का इंतज़ार किया। सुबह होते ही नानी ने एक पंडित जी को घर पर बुलाया। तब जाकर उन पंडित जी ने बताया कि काफ़ी साल पहले एक दूध बेचने वाला उस रोड पर फांसी लगाकर मर गया था। कहते हैं कि तब से ही उसकी आत्मा भटकती रहती है। इसके बाद पंडित जी ने पूजा वगैरह की, तब कहीं जाकर मेरा भाई ठीक हुआ। दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि अगर भूत प्रेत हैं तो भगवान भी है। बस आप सभी लोग भगवान पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आशीष की कहानी। ये कहानी मुझे तो अच्छी लगी। आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक साथ 4 कहानियां भेजी हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी आगे की कहानी सुनते हैं नेहाल के ही तरीके से। दोस्तों, मेरा नाम नेहाल है। मैं नागपुर का रहने वाला हूं और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 2019 की है। हम 3 दोस्त थे, जिसमें आपको मेरा नाम तो पता चल ही गया। बाकी के जो 2 दोस्त थे उनका नाम विशाल और सिद्धार्थ था। हम लोग साथ में कैटरिंग की नौकरी करते थे। शादी पार्टियों में खाना बनाने से लेकर डेकोरेशन तक हम लोग ही करते थे। एक दिन की बात है, हम लोग अपना काम करने के लिए गए थे जहां से हमें ऑर्डर मिला था। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि इन सभी कामों में काफ़ी समय लगता है, तो जो भी कैटरिंग का काम करते हैं उनके घर जाने का कोई समय नहीं होता। ठीक इसी तरह हमें भी कभी कभी 12 तो कभी 2 बजे तक घर जाते थे। एक दिन हम सारा काम निपटाकर अपने घर के बाहर ही थक कर बैठे थे। हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उस वक्त करीबन 1:30 बजे का वक्त था। मेरा दोस्त सिद्धार्थ मेरे सामने बैठा हुआ था और मैं और विशाल ठीक उसके सामने। सिद्धार्थ के 15 से 20 कदम की दूरी पर हमेशा एक टवेरा गाड़ी खड़ी रहती थी। तो ठीक उसी जगह पर मेरे दोस्त की ऐसे ही नजर पड़ी तो अचानक उसे एक सफेद साया बहुत तेजी से रोड पार करते हुए टवेरा के पीछे जाते हुए दिखाई दिया। उस सरसराहट से मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। मैंने ये बात अपने दोस्त को बतानी चाहिए, लेकिन फिर मैं रुक गया। मैं इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर बाद मेरे बगल में बैठा मेरा दोस्त विशाल बोल पड़ा कि निहाल, अभी एक सफेद साया वहां से रोड पार करके गुजरा है। सच कहूं, तभी मेरा वहम यकीन में बदल गया। फिर हम लोगों में इसी बात की चर्चा होने लगी।
इसके बाद से हम तीनों काफी ज्यादा डर चुके थे, यहाँ तक कि अपने घर जाने के लिए भी वहां से उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने ही कहा कि चलो देखते हैं कि आखिर क्या है। उस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी घर चलो। इसके बाद हम वहां पर ना जाकर अपने अपने घर चले गए। इसके ठीक अगली सुबह हमें पता चला कि बौद्ध विहार के पास एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनने के बाद तो हम और ज्यादा डरने लगे, क्योंकि वो जगह वही थी। शाम को घर आकर हमने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने हमें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम पास के ही हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करके आ जाओ। इसके बाद हमने वहां पर पूजा करी। वैसे तब से हम तीनों के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन दिल में तो डर बैठ ही गया था। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है। मेरी दोस्त मध्य प्रदेश की है। हम रात भर कॉल पर बातें करते थे। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि हम रात के समय वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। जब हम वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तो हमारे फोन की स्क्रीन छोटी रहती है और दूसरे वाले को वो स्क्रीन बड़ी दिखाई देती है। हम दोनों में लगातार बातें चल रही थी, तो उसी समय हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई। हमारी बातचीत के बीच मेरी जो दोस्त थी वो अचानक शांत हो गई और थोड़ी देर में उसने कॉल कट कर दिया। मैंने उसे तुरंत दोबारा कॉल किया। कॉल उठाते ही मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कॉल क्यों कट गई। तो उसने जो कहा उसे सुनकर दोस्तों यकीन मानो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि तुम्हारे पीछे कोई था। मैंने कहा कोई भी नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारे पीछे एक सफेद साड़ी पहने जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो नीचे सर झुकाकर खड़ी थी। उसे देखते ही मेरी आवाज नहीं निकली, इसीलिए मैंने कॉल कट कर दिया। दोस्तों, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि जिस तरीके से उसने बताया उसकी आवाज में वो डर था। उसने मुझे तुरंत घर जाने को कहा, क्योंकि उस वक्त मैं उसके घर के आसपास में ही ठहरा हुआ था। दोस्तों, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं मध्य प्रदेश में ही गया था, पर वहां से मुझे जल्दी ही निकलना पड़ गया। कुछ घर का मैटर था, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वापस नागपुर के लिए रात के तकरीबन 11 बजे निकला। वैसे नागपुर वहां से 270 किलोमीटर का रास्ता है। हमें कम से कम रात के वक्त 4 से 5 घंटे तो लगने वाले थे। हम वैसे तकरीबन 3 बजे तक तो नागपुर पहुंच गए थे, लेकिन वहां से निकलते वक्त मैंने अपने दोस्त से कहा कि चलो यार, थोड़ा जल्दी चलना है। हम ठीक 11 बजे वहां से निकल गए। वैसे आपको बता दूं कि मेरे दोस्त के गले में एक लॉकेट था। दरअसल उसको बचपन में ही कहीं बाहर देश जाना हो गया था, तो बचपन से ही उसके गले में मंत्रों से बंधा हुआ लॉकेट था। पर हमें वहां से ठीक जंगल से होते हुए जाना था। हम नागपुर के लिए निकल चुके थे। तकरीबन रात के 1 बजे करीब मेरे दोस्त का ध्यान बाइक से पीछे देखने वाले शीशे पर गया। उसने कहा कि ये गाड़ी में 3 साए किसके हैं। दोस्तों, मैं जान चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं ये बात अपने दोस्त को बताकर उसे डराना नहीं चाहता था। अगर दोनों ही डर जाते तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। इसीलिए मैंने उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, वो बाइक की लाइट है। दरअसल जैसा मैंने उसको बताया था वैसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद मैंने अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे मैं हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। फिलहाल जैसे तैसे हम नागपुर पहुंचे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक से उतरे। बाइक से उतरते ही मेरे दोस्त के बचपन का लॉकेट अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। दोस्तों, इसके बाद से मेरे दोस्त की 15 दिन तक तबीयत खराब रही। मुझे तो उसकी काफी चिंता हुई। मैंने उसकी दादी से कहा कि इसे कहीं झाड़ फूक वाले बाबा से ठीक करवाओ, तब जाकर कहीं वो ठीक हुआ। दोस्तों, मेरी कहानियां छोटी हैं, लेकिन सच कहूं तो बिल्कुल सच्ची हैं। मैं कई किस्से झेल चुका हूं, इसीलिए आपको एक ही बारी में बताना चाहता हूं। इसी तरह एक बार की बात है। यह बात साल 2017 की है। उस दिन गणपति स्थापना दिवस था। हमारी गली में एक मंडल का गणपति जी बिठाए जाते थे। उसका ऑर्डर वही पास के ही एक मूर्तिकार को दिया जाता था, क्योंकि अक्सर वहां से ही कई तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ठीक वहां जब रात में गणपति जी को लाया जा रहा था, तब एक दादू नाग का लड़का था। वो भी उस गणपति ग्रुप का मेंबर था। वो लोग जहां से आ रहे थे तो बीच में एक शमशान वाले रास्ते से आना पड़ता था। गाने बजाने के साथ गणपति जी को लाया जा रहा था। इसी बीच उसको प्यास लगी तो शमशान के पास एक पानी का नल था। वो वहीं से पानी पीने के लिए चला गया था। वहां पर अक्सर कई लोग पानी पीते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन जब वो पानी पीकर आया तो उसे लगा कि जैसे उसकी कमर पर
किसी ने जोर से मारा है, लेकिन उसने उस वक्त इस बात को नजरअंदाज किया और नाचते गाते वापस घर पर आ गया। तब तक सब कुछ सही चल रहा था। गणपति जी की स्थापना भी सही से हो गई थी। इसके बाद बाकी लोग भी अपने घर पर चले गए। इसके बाद दादू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने कुछ अलग ही हरकतें करना शुरू कर दिया था, जैसे कि जोर जोर से चिल्लाना और कभी कभी तो दो आवाजों में बात करना, कभी अचानक अकेले में रोना। लेकिन उसकी ये हरकतें देखने के बाद उसके घर वाले समझ चुके थे कि इसके ऊपर कोई अजीब सा साया है। उसकी तबीयत खराब हुए 2 दिन बीत चुके थे। घर वालों को लगा कि ठीक हो जाएगा, पर उसकी हालत तो काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। और तो और वो कुछ भी खाने के लिए मांगने लगा। एक बार की बात है, एक दादी ने उनके घर के सामने उसके लिए खाने की चीजें रखी और उससे प्यार से पूछा कि तू कौन है और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है। दोस्तों, इतना पूछते ही उसने रोना चालू कर दिया था और बोला कि मैं उस शमशान के सामने से जब जा रहा था तो हमारा ऑटो पलट गया था, जिसकी वजह से मैं ऑटो के बाहर गिर गया। पीछे से एक बस के आने की वजह से वो बस मेरे ऊपर चढ़ गई। मैंने वहीं पर अपनी आखिरी सांसें ली। मैं मेरे परिवार का एक लौता लड़का था, लेकिन मेरे परिवार का क्या होगा? वो लोग अब क्या करेंगे? मुझे बस उस ड्राइवर की जान चाहिए। दोस्तों, दद्दू ने इतना ही कहा और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन उसके घर वालों ने समझदारी दिखाई। उसको गणपति जी के मंदिर लेकर गए। वहां पर एक बड़े बाबा बैठे थे। उन्होंने उसे पानी पिलाया और कुछ चीजों से 1 महीने के लिए परहेज करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि इसे घर से बिल्कुल बाहर मत निकलने देना। दोस्तों, तब जाकर कहीं वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। दोस्तों, बस यही थी मेरी 3-4 कहानियां। न जाने आपको कैसी लगे, पर आपको जो भी लगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अखिल खंडवाल है। मैं माधोपुर राजस्थान से हूँ और ठीक आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे नाना जी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरी उम्र उस वक्त 15 साल की थी। वैसे हमारा शहर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है और हमारा घर भी रणथंभौर पार्क के जंगल के इलाकों में पड़ता है। उस समय अगस्त का महीना था। ऐसे मौसम में लोग दूर दूर से वहां घूमने आते हैं। एक बार मेरे नाना जी और उनके कुछ दोस्तों ने साथ में घूमने जाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्होंने उस जंगल में पिकनिक बनाने का सोचा हुआ था। उस वक्त वो पिकनिक के लिए चले गए। साथ ही घर से बना हुआ चिकन भी लेकर गए थे। वहां जाकर उन सभी ने खूब एंजॉय किया। इसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। उस समय शाम हो चुकी थी और सूरज भी डूबने वाला था। थोड़ी देर बाद कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये सब देखते ही मेरे नाना और उनके दोस्त एकदम से घबरा गए, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उल्टा मेरे नाना जी ने सबको खाना खाने के लिए कहा। इसके बाद सभी अपना अपना टिफिन खोलने लगे, पर वो टिफिन खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इसी दौरान वहां से अचानक एक परछाई उनके आसपास से ही गुजरी, जिससे सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे। वो परछाई हम सभी के टिफिन में रखी सब्जी मांग रही थी। तभी मेरे नाना जी ने उसे सब्जी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो सभी अपने घर की तरफ भागने लगे। घर पहुंचते ही नाना जी ने अपना टिफिन देखा तो उसमें से सब्जी गायब थी। ये देखकर सब हैरान हो गए, लेकिन बस मेरे नाना जी ठीक थे। सच कहूं तो उस दिन वो लोग बच गए, वरना कोई नहीं जानता था कि उनके साथ आगे क्या हो सकता था। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की ये सारी कहानियां जैसी भी लगी हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतजार करता रहता हूं। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपको ऐसी ही कुछ रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय।